हेलो गाइस, दिस इज़ मयंक, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेसर डायरी पर। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत इतिहास के उत्तर वैदिक काल टॉपिक को स्टडी करेंगे। इससे पूर्व जो वीडियो हैं हमारे हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल को, वो भी आप हमारे प्लेलिस्ट यूपी पैड की सन 23 की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना उत्तर वैदिक काल। अगर आपको वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिएगा। टॉपिक है हमारा उत्तर वैदिक काल, इंग्लिश में इसे बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड। यानी 1500 से लेके 1000 BC तक का जो समय था, यानी बिफोर क्रिश्चियन एरा। उस समय जैसे हम ईशा पूर्व भी बोलते हैं, ये टाइम पीरियड आपका वैदिक समय का था जिसमें ऋग्वेद का डोमिनेंस था। इसके बाद जितनी भी आपकी हिस्ट्री पढ़ी जाती है वो कुछ दूसरे सोर्स से पढ़ी जाती है, जिसमें और वेद आते हैं ऋग्वेद को छोड़ के, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कुछ ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, अरण्यक ग्रंथ आते हैं, उपनिषद आते हैं। इनके बेस पे जब हिस्ट्री किया जाता है और उस पूरे डिवीज़न को हम बोलते हैं, ये डिवीज़न होता है 1000 से लेके 600 BC तक का। ये टाइम पीरियड इस काल को कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है। उत्तर वैदिक काल के स्रोतों की बात करें, यानी उत्तर वैदिक काल के किस किस चीज़ों से उत्तर वैदिक काल यानी पूरा समय निर्धारित किया गया है, तो वो है हमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ या उपनिषद। यहाँ से हमने उत्तर वैदिक काल की जितनी भी घटनाएं हैं उन सबको नोट किया है। ठीक है। और कुछ वेदांग जिसे वैदिक साहित्य के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। उद्धव वैदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार देखें, यानी आर्यों के आगमन से ही हमारा वैदिक सभ्यता स्टार्ट होती है। तो 1500 से 1000 BC तक जो आर्य मध्य एशिया से आए, तो वो सप्त सैंधव वाले एरिया में आके रुके थे। लेकिन उत्तर वैदिक आर्य यानी 1000 से 600 BC के टाइम पीरियड में यहाँ से आग सब सैंधव क्षेत्र से कुछ आगे निकल गए, और जितना भी गंगा वैली था, यानी गंगा के आसपास गंगा घाटी है और गंगा की जितने भी और नदियाँ, सहायक नदियाँ हैं, उन सब की घाटियों में आके बस हैं। ठीक है। यानी उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक सीमा का विस्तार गंगा के पूर्व में भी हो गया। यहाँ से सबसे अंदर प्रदेश से आगे बढ़ते हुए आर्यों ने संपूर्ण गंगा घाटी पर प्रभुत्व जमा लिया। इस प्रक्रिया में कुरु एवं पांचाल, ये दो महाजनपदा मोस्ट डोमिनेंट हुए। ठीक है। यानी कुरु एवं पांचाल ने अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त की। कुरु की राजधानी उस समय आसंदीवत थी, जबकि पांचाल की काम्पेल्य। ठीक है। कुछ लोगों ने सरस्वती और दृश्यदत्ती के अग्रभाग, यानी कुरुक्षेत्र और दिल्ली और मेरठ के जिलों को अधिकार में कर लिया था। यानी जो आर्यंस लोग थे उन्होंने दिल्ली एवं मेरठ के आसपास के जो जिले थे वो भी जीत लिए थे। पांचाल लोगों ने वर्तमान उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों, जिसमें बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जिलों पर अधिकार कर रखा था। इस पूरे एरिया को पांचाल बोला जाता है। यदि हम कुरु जाति की बात करें, तो ये कई छोटी छोटी जातियों से मिलकर बनी थी, जिनमें पुरुओं और भरतों के भी दल शामिल थे। मेनली जो कुरु ट्राइब्स बनी है, कुरु जनजाति बनी थी, वो पुरु जनजाति और भरत जनजाति, इन दोनों के सम्मिश्रण से आपकी कुरु जनजाति बनी थी, जिसने दिल्ली और दिल्ली के आसपास इंद्रप्रस्थ या दिल्ली मेरठ जिसे बोलते हैं उस वो पूरा रीजन जीत रखा था। इसी प्रकार से पांचाल जाति एक कृषि जाति से निकली थी, जिसका सुसंजियों और तुर्वसों का संबंध था। कुरु वंश में कई प्रतापी राजा हुए, जिनमें अथर्ववेद के अकॉर्डिंग कुछ राजा थे, जैसे परीक्षित, इनका नाम लिया जाता है। और इन्हीं के बेटे का नाम है, इनके पुत्र का नाम है जनमेजय। ठीक है। तो इनका नाम दे रखा है वेदों में। पांचाल लोगों में भी प्रभाड़, पांचाल अगर प्रदेशों की बात करें तो यहाँ के राजा प्रभाड़ रहे हैं, जयवाली रहे, एवं ऋषि आरण्य, श्वेत केतु जैसे प्रतापी नरेशों के नाम मिलते हैं। ठीक है। पांचाल में उत्तर वैदिक काल में कुरु, पांचाल, कौशल, काशी तथा विदेह प्रमुख राज्य हुए। इनमें सबसे ज़्यादा डोमिनेंस किया है कुरु और पांचाल ने। नेक्स्ट हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति। अगर हम राजनीतिक स्थिति की बात करें तो सबसे पहले राज्य संस्थाएं, यानी कौन कौन सी संस्थाएं इस समय थीं। तो कबीलियाई तत्व कमजोर हो गए थे। अनेक छोटे छोटे कबीले एक दूसरे में विलीन होकर बड़े क्षेत्रगत जनपदों का जन्म दे रहे थे। यानी जो ऋग्वैदिक समय था, ऋग्वैदिक काल था, उसमें बहुत छोटी छोटी ट्राइब्स थी, बहुत सारी जनजातियां थीं, और छोटे छोटे हिस्सों में अपना शासन कर रही थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि ये ट्राइब्स आपस में मिलना स्टार्ट हुए, आपस में इनका संबंध स्थापित होना स्टार्ट हुआ, और जिससे क्या हुआ कि छोटी छोटी ट्राइब्स मिलके एक बड़ी बड़ी ट्राइब्स बनना स्टार्ट हुई। जैसे पुरु और भरत मिले तो एक कुरु बन गई, बहुत बड़ी जनजाति बन गई। इसी तरीके से पांचाल, सुनजयों और तुर्वसों के बीच संबंध से बनी थी। ठीक है। और बहुत बड़े बड़े एरिया पे इन्होंने डोमिनेंस करना स्टार्ट कर दिया, जिसे राष्ट्र कहने लगे।
ऋग्वेद में इस बात के संकेत मिलते हैं कि राज्यों और जनपदों के आधार जाति या कबीला था, यानी राज्यों की जो शुरुआत हुई थी वो एक किसी जाति या कबीले के आधार पे थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे पूरा एक एरिया को उस राज्य कहने लगे। ठीक है, परंतु अब क्षेत्रीयता के तत्वों में वृद्धि हो रहा था। प्रारंभ में प्रत्येक प्रदेश को वहां बसे हुए कबीले का नाम दिया जाता था, यानी जहां पर कोई भी कबीला आके कोई भी जनजाति आके बसती थी, जैसे अगर पुरु लोग बसे हैं किसी एरिया में, तो उस पूरे रीजन को हम पुरु बोलते थे, क्योंकि वहाँ पुरु लोग थे, यानी पुरु जनजाति थी। लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि उस पूरे एरिया को जहाँ पे पुरु लोग पहले कभी बसते थे, उस पूरे रीजन को पुरु बोला जा रहा है, भले ही वहाँ पे पुरु हो या ना हो, भले ही कोई और जाति ने आके वहाँ डोमिनेंस कर लिया हो, लेकिन वो पूरा रीजन पुरु ही कहलाएगा। ठीक है, यानी क्षेत्रीयता के तत्व बाद में आके बढ़ गए थे। जैसे इसका एग्जाम्पल की बात करें तो आरंभ में प्रांचाल एक कबीले का नाम था, परंतु उत्तर वैदिक काल में एक क्षेत्रगत प्रदेश बन गया। तात्पर्य यह है कि अब इस क्षेत्र पर चाहे जिस कबीले का प्रधान या चाहे जो भी राज्य करता हो, इसका नाम पांचाल ही रहेगा। ठीक है, यानी बदायूं बरेली फरुखाबाद वाला रीजन पांचाल कहलाता ही रहेगा, चाहे वहाँ पे पांचाल लोग हों या ना हों। विभिन्न प्रदेशों में आर्यों के स्थायी राज्य स्थापित हो गए थे। राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक है, उसकी उत्पत्ति हुई। उत्तर वैदिक काल में मध्य देश के राजा साधारणतः केवल राजा की उपाधि से ही संतुष्ट रहते थे। पूर्व के राजा सम्राट, दक्षिण के भोज, पश्चिम के स्वरा, उत्तरी जनपदों के शासक विराट कहलाते थे। यानी अलग अलग रीजन के शासक जो होते थे उनको अलग अलग उपाधियां थी। जैसे मध्य देश के जो राजा होंगे वो अपने को राजा ही बुलवाते थे, जबकि जो पूर्व देशों के जो राजा थे वो अपने को सम्राट की उपाधि देते थे। इसी प्रकार के दक्षिण के राजा अपने को भोज बोलते थे, पश्चिम के स्वरा बोलते थे, तथा उत्तरी जनपदों के जितने भी राजा थे वो अपने आप को विराट बोलते थे। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख राज्यों में कुरु, पांचाल, जिसमें दिल्ली, मेरठ और मथुरा का क्षेत्र आ जाता है, पर कुरु लोग हस्तिनापुर से शासन करते थे, यानी कुरु पांचाल के रीजन पे टोटली कुरु लोग शासन किया करते थे। गंगा यमुना के संगम से पूर्व कोसल का राज्य स्थित था। कोसल के पूर्व में काशी राज्य था। विदेह नामक एक अन्य राज्य था जिसके राजा जनक कहलाते थे। गंगा के दक्षिणी भाग में विदेह के दक्षिण में मगध राज्य था। ठीक है, राज्य के आकार में वृद्धि के साथ ही साथ राजा की शक्ति और अधिकार में वृद्धि हो गई। यानी जब राज्य का एरिया बढ़ता चला गया तो फिर जो उस पर शासन करने वाला राजा था उसकी पावर बढ़ती चली गई, उसको टैक्स मिलना स्टार्ट हुआ। पैसा आएगा तो पावर आएगी तो उसको संभालने के लिए, उस सत्ता को सिक्योर करने के लिए आर्मी आएगी, यानी परमानेंट आर्मी स्टार्ट होना है, यानी परमानेंट आर्मी का कॉन्सेप्ट आ गया। राजा अपनी सारी प्रजा का स्वतंत्र स्वामी होने का दावा करता था। शासन पद्धति राजतंत्रात्मक थी। राजा का पद वंशानुगत होता था। यद्यपि जनता द्वारा राजा के चुनाव के उदाहरण भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, राजा अब केवल जन या कबीले का रक्षक या नेता ना होकर एक विस्तृत भाग का एक छत्र शासक होता था। यानी पहले क्या था, वैदिक काल में ये था, ऋग्वैदिक समय में, कि वो केवल अपनी अपनी जाति का एक शासक हुआ करता था। जो भी राजा था वो अपनी कबीले का एक रक्षक होता था, एक कबीले का मसीहा होता था। बट लेटर टाइम उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि अब वो कबीले का शासक नहीं रहा, अब एक पूरे क्षेत्र का राजा बन गया। यानी क्षेत्र में चाहे जो भी कबीला हो, उसमें कई सारे कबीले एक साथ हो सकते हैं, उसमें कुरु भी लोग रह रहे हों, पंचाल भी लोग रह रहे हों, कोई और भी जनजाति रह रही हो, लेकिन अब पूरे रीजन का एक मालिक हो गया जिसे राजा बोला जाता था। ठीक है, अगर हम राजा के पद की बात करें तो उत्तर वैदिक साहित्य में राज्य एवं राजा के प्रादुर्भाव में विषय में अनेक सिद्धांत मिलते हैं। जैसे राजा के पद के जन्म के बारे में ऐत्रेय ब्राह्मण से सर्वप्रथम जानकारी मिलती है। ठीक है, राजा देवता का प्रतीक समझा जाता था। अथर्ववेद में राजा परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। अगर हम राजा के कार्यों की बात करें तो इसका जो मेन कार्य होता था वो सैनिक और न्याय संबंधित है। ठीक है, सैनिक कार्रवाई करना या न्याय देना, ये कार्य मेनली राजा के कार्य होते थे। वह अपनी प्रजा और कानूनों का रक्षक होता था, शत्रुओं का संहारक था। ठीक है, राजा स्वयं दंड से मुक्त था, यानी राजा को कोई दंड नहीं दे सकता, परंतु वह राजदंड का उपयोग करता था। सिद्धांततः राजा निरंकुश होता था, परंतु राज्य की स्वेच्छाचारिता कई प्रकार से मर्यादित रहती थी। यानी लॉ मेकर भी वही था। ठीक है, जुडिशियल सिस्टम भी वही करता था, यानी कानून भी वो राजा ही बनाएगा, अगर कोई गलती हुई है तो उसे भी वही सुधारेगा। ठीक है, जुडिशरी यानी न्याय भी वही देगा, यानी सारी शक्तियां राजा के हाथ में ही थी। राजा का निर्वाचन, अनेक वैदिक साक्ष्यों से राजा के निर्वाचन की सूचना भी प्राप्त होती है। अथर्ववेद में एक स्थान पर राजा के निर्वाचन की सूचना प्राप्त होती है। अथर्ववेद में यह कहा गया कि राजा इलेक्टेड भी, कुछ राजा इलेक्शन से भी बने जाते थे, यानी सभा और समिति जो मंत्री परिषद होती थी, काउंसिलिंग्स होती थी उस टाइम पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, वो चुनते भी थे कहीं कहीं राजा को। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में रत्नियों की संख्या 11 दी गई है।
यानी राज्याभिषेक के अवसरों पर राजा रत्नियों के घर जाता था। रत्नियों की संख्या 11 दी गई है। रत्नियां यानी मिनिस्टर्स, मंत्री। तो इसमें कुछ 11 मंत्री होते थे उस टाइम पे, जैसे सेनानी होता था यानी चीफ कमांडर होता था आपका, पुरोहित होता था, युवराज, महिषी, सूत, ग्रामीणी, छत्ता, संगीता, संग्रहिता जिसे कोषाध्यक्ष कहा जाता है, भागद जिसे कर संग्रहता जो टैक्स वसूलता था, अछवा पासे के खेल में राजा का सहयोगी जो बिल्कुल ही आपके साथ रहता था खेलने के लिए, और एक होता था पालागल जिसका अर्थ होता है राजा का मित्र और विदूषक। ठीक है। राज्याभिषेक में 17 प्रकार के जलों से राजा का अभिषेक किया जाता था। अगर हम उत्तर वैदिक काल में प्रशासनिक संस्थाएं की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में जन परिषद, सभा, समिति, बिदत का महत्व कम हो गया है। यानी जो पहले ऋग्वैदिक काल में सभा, समिति, बिदत का महत्व था, उतना महत्व अब उत्तर वैदिक काल में नहीं रहा। सारी शक्तियां अब राजा के हाथ में केंद्रित हो गई थी। पहले जो शक्तियां थी सभा, समिति और बिदत के अकॉर्डिंग राजा शासन करता था, लेकिन अब सब कुछ शासन करने के लिए सारी पावर्स अब किंग्स के हाथ में आ गई थी। राजा की शक्ति बढ़ने के साथ ही इनके अधिकारों में काफी गिरावट आ गई थी। बिदत जो बिदत संस्था थी वो पूर्णतः लुप्त हो गई, पूर्णतः समाप्त हो गई थी बिदत। लेकिन सभा समिति का अस्तित्व था, परंतु या तो उनके पास कोई अधिकार शेष नहीं था या पर उन पर संपत्तिशाली एवं धनी लोगों का अधिकार हो गया था। जो सभा और समिति जिसे प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, यानी वो काउंसिल, वो मीटिंग्स होती थी जिसमें राजा को डिसाइड किया जाता था कि कौन अगला राजा होगा, और राजा के जितने भी निर्णय होते थे वो सभा और समिति लेती थी मिलके। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अब इनके हाथ से पावर चली गई, सारे निर्णय अब राजा के हाथ में ही आ गए। बिदत जो संस्था थी वो पूर्णतः खत्म हो गई। सभा और समिति बची थी लेकिन नाम मात्र के लिए थी। उत्तर वैदिक काल में पदाधिकारी की अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में पुरोहित होते थे, सेनानी होते थे, ग्रामीणी भी होते थे। इनके अलावा आप संग्रहित भी होते थे, जैसे कोषाध्यक्ष करते थे। कोषाध्यक्ष कहते हैं यानी सारे कोष का एक अध्यक्ष होता था, जो सारा अकाउंटेंट यानी सारा पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, जितना भी टैक्स वगैरह आता था उसको संभाल के रखता था। भागदूत जो कर यानी टैक्स को वसूलने वाला, जो टैक्स वसूलता था। सूत यानी राज की चारण या कवि या रथवाक, जो राजा होता था उसका रथ चलाने वाले होते थे सूत। छत्तू इसी प्रकार से अक्षवापु जो जुए का निरीक्षक होता था। गोभी कर्तन आखेट में राजा का साथी होता था, यानी शिकार करने जा रहा है तो उसके साथ होता था गोभी कर्तन। इसी तरीके से पालागल जैसे कर्मचारियों का उल्लेख प्राप्त होते हैं। सचिव नामक उपाधि का भी उल्लेख होता है जो आगे चलकर मंत्रियों के लिए प्रयुक्त हुई है। उत्तर वैदिक काल के अंत में बलि और शुल्क के रूप में नियमित रूप से कर देना लगभग अनिवार्य बनता जा रहा था। जैसे ऋग्वैदिक काल में यह था कि कर जो था जिसे भग्ग कहा जाता था या बलि कहा जाता था, वो आपके ऊपर निर्भर करता था कि आप अपनी स्वतंत्रता से जो भी राजा को देना चाहें वो आपका टैक्स हो गया, यानी बलि हो गई या भग्ग हो गया। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये आपके ऊपर से मैंडेटरी कर दिया, यानी आपको इतना कर आपको देना है तो देना है। ठीक है। यानी बलि जो दी जाती थी और शुल्क दिया जाता था वो आपको नियमित रूप से अनिवार्य कर दिया गया था। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अपराध संबंधी मुकदमों में व्यक्तिगत प्रतिशोध का स्थान था। न्याय में दैवीय न्याय का व्यवहार भी होता था। निम्न स्तर पर प्रशासन में न्यायकार ग्राम पंचायतों के जिम्मे था जो स्थानीय झगड़ों का फैसला करती थी। ठीक है। अगर हम लेटर वैदिक टाइम्स की सामाजिक स्थिति को देखें, सोशल कंडीशन देखें समाज की, तो उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था थी। ठीक है। यानी समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी। ये 4 वर्ण थे आपके: ब्राह्मण, राजन्य या क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। ब्राह्मण के लिए एही, क्षत्रिय के लिए आगच्छ, वैश्य के लिए आद्रव तथा शूद्र के लिए आदव शब्द प्रयुक्त होते थे। उस समय ये सारे शब्दों से शब्द प्रयुक्त होते थे इन चारों आपके वर्णों के लिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीनों को द्विज कहा जाता था। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य ये तीनों थे, इनको द्विज कहा जाता था। ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। चौथा वर्ण शूद्र उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था। उपनयन संस्कार यानी आपके लिए जनेऊ पहना दिया जाता है, यानी ये वो संस्कार होता है जब से आप शिक्षा लेना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। यानी उपनयन संस्कार जो शूद्र समाज होता था उसका उपनयन संस्कार नहीं किया जाता था। इसका मतलब ये है कि आप वेद पाठ नहीं कर सकते। यहीं से शूद्रों को अपात्र या आधारहीन मानने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। ठीक है। यहीं से आपकी जो छुआछूत या भेदभाव वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ। उत्तर वैदिक काल में आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य पेशा हो गया था।
पहले पशुचारण था, ऋग्वैदिक समय पे जो मुख्य पेशा था वो पशुचारण था। गायों को पाला जाता था, गायों गायों को ही अब अधिक से अधिक डोमिनेंस यानी सबसे ज़्यादा पवित्र समझा जाता था गायों को आपके ऋग्वैदिक समय में। लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में एक क्षेत्र विस्तार हुआ कृषि का, कृषि फली फूली, तो इसी से क्या हुआ कि कृषि आर्यों का मुख्य पेशा हो गया। पहले पशुचारण था, अब कृषि हो गया। लोहे के उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस एवं कृष्ण अयस का प्रयोग किया हो गया है। सतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं जिसमें जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई का उल्लेख किया गया है। ठीक है। इसी तरीके से पशुपालन गौड़ पेशा हो गया, यानी पशुपालन अब थोड़ा सा पैसिव हो गया। सबसे ज़्यादा जो मेन डोमिनेंट कर रहा था वो आपका एग्रीकल्चर था। अथर्ववेद में सिंचाई के साधन के रूप में बर्णाकूप एवं नहर कुल्या, नहर को उस समय कुल्या कहा जाता था, इसका उल्लेख मिलता है। हल की नाली को सीता कहा जाता था, यानी हल से जब खेत जोता जाता था जो क्यारी बनती थी उसको सीता बोला जाता था। अथर्ववेद के विवरण के अनुसार सर्वप्रथम पृथ्वी वेन के ने हल और कृषि को जन्म दिया था। ठीक है, यानी अथर्ववेद के अकॉर्डिंग हल और कृषि को जन्मदाता था वो आपके पृथ्वी वेन थे। इस काल की मुख्य फसल धान और गेहूं हो गए थे। यजुर्वेद में धान को व्रीहि कहा गया है, यानी धान को व्रीहि शब्द से उल्लेख किया गया है। इसी तरीके से जौ को यव कहा जाता था। उड़द को आपकी माड़ कहा जाता था। मूंग को मुदु, गोधुम यानी गेहूं, मसूर आदि अनाज का वर्णन मिलता है। ठीक है। इस काल में यानी उत्तर वैदिक काल में हाथी को पालतू बनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिसके लिए हस्ती या बारण शब्द प्रयोग किया गया है। बृहमदारण्य के उपनिषद में श्रेष्ठीन शब्द तथा ऐत्रेय ब्राह्मण में श्रेष्ठ शब्द से व्यापारियों की श्रेणी का अनुमान लगाया गया है। यानी इस समय व्यापार भी होता था, व्यापारियों की एक श्रेष्ठ आपकी श्रेणी भी होती थी। तैत्रीय संहिता में ऋण के लिए कुशीत शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी जो ब्याज देते हैं उसके लिए कुशीत शब्द का प्रयोग किया जाता था। सतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का पहली बार उल्लेख हुआ है। तथा सूदखोर को कुसीदिन कहा गया है, यानी जो सूद होता था, ब्याज होता था, उसे कुसीद कहते थे, जबकि उस ब्याज को लेने वाले को सूदखोर को कुसीदिन कहा जाता है। इसी तरीके से निष्क, शतमान, पाद, कुशनल आदि माप की विभिन्न इकाइयाँ थीं। ठीक है। द्रोण अनाज मापने के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृदभांडों से परिचित थे। पहला था काला एवं लाल मृदभांड, यानी रेड एंड ब्लैक पॉटरी, काले पॉलिशदार मृदभांड। इसी तरीके से चित्रित धूसर मृदभांड, जैसे ऑकरी कलर्ड पॉटरी बोला जाता है इंग्लिश में, और लाल मृदभांड। ये 4 तरीके की मृदभांड यानी पॉटरी आपके उस समय यूज की जाती थी। उत्तर वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान हो गया था। इस काल के साहित्य में पश्चिमी और पूर्वी दोनों प्रकार के समुद्रों का वर्णन है। वैदिक ग्रंथों में समुद्र यात्रा की भी चर्चा है, जिससे वाणिज्य एवं व्यापार का संकेत मिलता है। सिक्कों का अभी नियमित प्रचलन नहीं हुआ था, यानी सिक्क अभी कॉइनेज सिस्टम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है लेटर वैदिक समय में भी। उत्तर वैदिक ग्रंथों में कपास का उल्लेख नहीं हुआ है, बल्कि ऊनी शब्द का प्रयोग कई बार आया है। बुनाई का काम प्राय स्त्रियां करती थीं। कढ़ाई करने वाली स्त्रियों को पेशस्करी कहा जाता था। तैत्रीय अरण्यक में पहली बार नगर की चर्चा हुई है। उत्तर वैदिक काल के अंत में हम केवल नगरों का आवास पाते हैं, यानी उत्तर वैदिक काल के अंत तक कई बड़े बड़े महाजनपदों में बड़े बड़े शहर स्थापित होना स्टार्ट हो गए थे। यानी हड़प्पा सभ्यता के समय बहुत बड़े बड़े शहर थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, ये सारे बड़े बड़े शहर रहे उस हड़प्पा सभ्यता में। उसके बाद ऋग्वैदिक सभ्यता आई, तो ऋग्वैदिक सभ्यता में कोई भी शहर का किसी का प्रमाण नहीं है, पूरी तरीके से ग्रामीण सभ्यता थी। उसके बाद लेटर वैदिक सभ्यता यानी उत्तर वैदिक काल में, कि उत्तर वैदिक काल के अंत में फिर से शहर बनना स्टार्ट हो गए थे। यानी ये आपका शहरी सभ्यता 2.0 था। ठीक है। हस्तिनापुर और कौशाम्बी प्रारंभिक नगर थे। सबसे पुराने नगर आपके हस्तिनापुर और कौशाम्बी थे, जिन्हें प्रोटो अर्बन साइट भी कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक स्थिति की बात करें तो उत्तर वैदिक आर्यों के धार्मिक जीवन में मुख्यतः 3 परिवर्तन हुए थे, जिसमें पहले देवताओं की महत्ता में परिवर्तन आया। यानी देवताओं, अलग अलग देव, पहले ऋग्वैदिक काल में इंद्र को अधिक डोमिनेंट माना जाता था, इंद्र को अधिक पूजा में स्थान दिया जाता था। उसी प्रकार से यहाँ पर उनका डोमिनेंस कम हो गया। अब जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, इनकी पूजा की जाने लगी। यानी त्रिदेव का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया उत्तर वैदिक काल में। आराधना की रीति परिवर्तित हुई, धार्मिक उद्देश्यों में परिवर्तन हुआ। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सृजन के देवता आ गए, प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला इसमें। ठीक है।
रुद्र और विष्णु दो अन्य प्रमुख देवता इस काल के माने जाते हैं। वरुण मात्र जल के देवता माने जाते लगे, यानी वरुण केवल अब वाटर के देवता बन गए, पानी के देवता बन गए, जबकि पूसन अब शूद्रों के देवता बन गए। ठीक है। इस काल में प्रत्येक वेद के अपने पुरोहित हो गए। ऋग्वेद का पुरोहित होता था, ऋग्वेद का पुरोहित रोता होता था, होता, जबकि सामवेद का उद्गाता, यजुर्वेद का अदर्व्यू एवं अथर्ववेद का ब्रह्मा होता था। यानी ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होता बोलते थे, सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता, इसी प्रकार से यजुर्वेद का अदर्व्यू एवं अथर्ववेद का ब्रह्मा। उत्तर वैदिक काल में अन्य प्रकार के यज्ञ प्रचलित थे, जिनमें सोम यज्ञ, अग्निहोष्टि यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ एवं राष्ट्रीय यज्ञ सब महत्वपूर्ण थे। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम सतपथ ब्राह्मण और मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है। पुनर्जन्म की अवधारणा ब्रह्मधारण्यक उपनिषद से ली गई है। निष्काम कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम ईशोपनिषद में लिया गया है। ठीक है। अगर हम उत्तर वैदिक कालीन प्रमुख यज्ञों की बात करें, राजसूय यज्ञ सबसे पहला यज्ञ आपका राजसूय यज्ञ। यह यज्ञ राजा के राज्याभिषेक के समय होता था। इस अनुष्ठान यज्ञ से प्रजा को यह विश्वास हो जाता था कि उसके सम्राट को दिव्य शक्ति मिल गई है। इसमें सोमरस नामक मादक पदार्थ पिया जाता था तथा राजा रत्नियों के घर जाता था। रत्नी अर्थात जो भी मंत्री थे उनको रत्नी बोला जाता था। सेकंड होता है अश्वमेध यज्ञ। इस यज्ञ में राजा द्वारा छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से बिना प्रतिरोध से गुजरता था, उन सभी क्षेत्रों पर राजा का एक छत्र राज्य स्थापित हो जाता था। अर्थात यह यज्ञ शक्ति प्रदर्शन का द्योतक होता था। यह राजकीय यज्ञों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण होता था। ठीक है। यह है आपका अश्वमेध यज्ञ। तीसरी तरह का यज्ञ होता था आपका वाजपेयी यज्ञ। इसमें राजा रथों की दौड़ का आयोजन करता था, जिसमें राजा को सहयोगियों द्वारा विजयी बनाया जाता था। यह यज्ञ विशेषतः खाने पीने से जुड़ा होता था। चौथे प्रकार का यज्ञ है आपका अग्निहोष्टम यज्ञ। इस यज्ञ में सोमरस पिया जाता था। अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। इस यज्ञ से पूर्व याज्ञिक व उसकी पत्नी को 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करना होता था। पांचवा है आपका पंच महायज्ञ। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद एक व्यक्ति प्रतिदिन 5 नैतिक कर्तव्यों का पालन करता है। इन 5 नैतिक कार्यों को पंच महायज्ञ कहा गया है। अब ये कौन कौन से पंच महायज्ञ हैं? पहला है ब्रह्म यज्ञ। पंच महायज्ञ में यह श्रेष्ठ महायज्ञ माना जाता है। इस यज्ञ को ऋषि यज्ञ भी कहा जाता है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद यदि कोई व्यक्ति वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, पुराण आदि का अध्ययन करता है तो उसे ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ कहते हैं। ठीक है। दूसरा होता है पितृयज्ञ। यदि कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम के समय अपने मृत परिवार के सदस्यों को पिंडदान या जलांजलि अर्पित करता है तो या जीवित माता पिता की सेवित करता है, उसे पितृयज्ञ कहा जाता है। इसी तरीके से भूत यज्ञ। अगर कोई व्यक्ति असहाय प्राणियों जैसे कुत्ता, चींटी, कीट, गरीब, बीमार आदि को गृहस्थ के रूप में भोजन उपलब्ध कराता है तो उसे भूत बलि कहते हैं। इस यज्ञ को बाली वैश्य देव यज्ञ भी कहा जाता है। इसी प्रकार से देव यज्ञ हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार व्यक्ति प्रतिदिन सुबह शाम अपने इष्ट देव की पूजा करता है। इस दौरान अग्नि हवन भी किया जाता है। इस यज्ञ को अमर यज्ञ एवं अग्निहोष्टम यज्ञ भी कहते हैं। पर्यावरण को शुद्ध रखना इस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। सबसे लास्ट है आपका नृ यज्ञ। गृहस्थ के घर में आए किसी भी अतिथि को सम्मान देना, उन्हें जल, अन्न आदि से संतुष्ट करना नृ यज्ञ कहलाता है। इस यज्ञ को अतिथि यज्ञ एवं मानव यज्ञ भी कहा जाता है। अगर हम वैदिक कालीन कुछ सूत्रों की बात करें, सूत्र साहित्यों की बात करें और उसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं उसकी बात करें, तो सबसे पहले आता है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में विधि एवं नियमों का प्रतिपादन है। इसी तरीके से स्रोत सूत्र, यज्ञ से संबंधित विस्तृत विधि विधानों की व्याख्या की गई है इसमें। सुलभा सूत्र की अगर हम बात करें तो यज्ञ स्थल तथा अग्नि वेदी के निर्माण तथा माप से संबंधित नियम है। इसमें भारतीय ज्यामिति का प्रारंभिक रूप दिखाई देता है, यानी यज्ञ किस तरीके से बनेगा, यज्ञ वेदी किस तरीके से बनेगी, किस किस ज्यामिति के सूत्रों का उसमें प्रयोग किया जाएगा, ये सारी चीज़ें सुलभ सूत्रा से ली गई हैं। सुलभ सूत्रा में मेनली ज्योमेट्री का वर्णन है। ठीक है। अगर हम धर्म सूत्रा की बात करें तो इसमें सामाजिक धार्मिक कानून तथा आचार संहिता है। अगर हम गृह सूत्र की बात करें तो मनुष्य के लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्य होते हैं इसमें। अगर हम प्रमुख वेदांग की बात करें उसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं और उनके अंग क्या हैं, तो इसी तरीके से वेदांग 6 वेदांग हैं आपके: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। अगर हम वेदांग के संबंधित विषय जाने तो शिक्षा में आपको स्वर का ज्ञान होता है और इसकी जो संबंधित अंग है वो है आपकी नाक। ठीक है। उसी तरीके से कल्प से आपको यज्ञ विज्ञान के बारे में जानकारी होती है और यहाँ पर आपका वेद का हाथ, यानी आपका जो अंग है वो आपका हाथ है, यहाँ से संबंधित कल्प से सूत्र से संबंधित आपका हाथ है। इसी प्रकार से व्याकरण वेदांग से आपका व्याकरण की जानकारी होती है और यहाँ पे मुख
यानी संबंधित अंग आपका मुख है। निरुक्त से आपकी शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र की जानकारी होती है, और यहाँ पे स्रोत है आपका संबंधित अंग। अगर हम छंद की बात करें तो छंद ज्ञान का यहाँ से वर्णन प्राप्त होता है, और यहाँ आपके पैर एक संबंधित अंग है छंद से। इसी प्रकार से ज्योतिष में खगोल विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और ज्योतिष से संबंधित अंग है आपका नेत्र। ठीक है। इसी प्रकार से हम उत्तर वैदिक काल में होने वाले 16 संस्कार की बात करें, यानी उत्तर वैदिक काल में टोटल 16 संस्कारों की चर्चा की गई है। अगर इन 16 संस्कारों के सभी 16 संस्कारों की बात करें उसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, तो सबसे पहले आता है आपका अन्नप्राशन संस्कार। यानी किसी भी इंसान के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक 16 संस्कार हैं। तो पहला होता है आपका अन्नप्राशन संस्कार, इसमें शिशु को छठे माह में अन्न खिलाया जाता है। इसी तरीके से चूड़ाकर्म संस्कार, शिशु के तीसरे से 8वें वर्ष के बीच कभी भी मुंडन कराया जाता है, यानी 3 से लेकर 8वें वर्ष तक आप शिशु का मुंडन कराया जाता है। कर्णभेद संस्कार नाम से जैसे रोगों से बचने हेतु आभूषण धारण करने को उद्देश्य से किया जाता है। इसी तरीके से विद्या आरंभ संस्कार, 5वें वर्ष में बच्चों को अक्षर ज्ञान कराया जाता है। उपनयन संस्कार, इस संस्कार के पश्चात बालक द्विज हो जाता है, यानी जब तक 5 साल से पूर्व, यानी उपनयन संस्कार से पूर्व का बालक और उपनयन संस्कार के बाद का बालक, इससे क्या होता है, इसे द्विज माना जाता है, यानी 2 बार जन्म लेने वाला बालक। इस संस्कार के बाद बच्चे को संयमी जीवन व्यतीत करना पड़ता है। बच्चा इसके बाद शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हो जाता है, और यहाँ से ही ब्रह्मचर्य आश्रम स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद है वेदारंभ संस्कार, वेद अध्ययन करने के लिए यह संस्कार किया जाता है। इसके बाद केशांत संस्कार, 16 वर्ष हो जाने पर प्रथम बार बाल काटाया जाता है। नेक्स्ट है आपका गर्भधान संस्कार, संतान उत्पन्न करने हेतु पुरुष एवं स्त्री द्वारा की जाने वाली क्रिया। इसी तरीके से पुंसवन संस्कार, प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण। इसी तरीके से सीमांतोन्नयन संस्कार, गर्भवती स्त्री के गर्भ की रक्षा की जाने के लिए आपका जो संस्कार होता है सीमांतोन्नयन संस्कार बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका जातकर्म संस्कार, बच्चे के जन्म के पश्चात पिता अपने शिशु को धृत या मधु चटाता है, जिसे बच्चे की दीर्घायु के लिए प्रार्थना की जाती है। यह है आपका जातकर्म संस्कार। नेक्स्ट आपका नामकरण संस्कार, शिशु का नाम रखना। निष्क्रमण संस्कार, बच्चे के घर से पहली बार निकलने के अवसर पर किया जाता है निष्क्रमण संस्कार। समावर्तन संस्कार, विद्या अध्ययन समाप्त कर घर लौटने पर जो संस्कार किया जाता है, यह ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति का सूचक है। जिस तरीके से उपनयन संस्कार ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है, उसी तरीके से समावर्तन संस्कार आपका विद्या अध्ययन की भी समाप्ति, और इसी तरीके से ब्रह्मचर्य आश्रम की भी समाप्ति है। विवाह संस्कार, वर वधू के परिणय सूत्र में बंधने के लिए जो संस्कार किया जाता है उसे विवाह संस्कार बोलते हैं। और सबसे अंत में मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार। ठीक है, ये आपके 16 संस्कार हैं, और यहाँ पे आपका उत्तर वैदिक काल समाप्त होता है। तो आप इसी तरीके से, अगर आपको यहाँ अभी अब वीडियो में रुके हुए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।